हर लेक्चर की तरह यहाँ पर साइड में इंग्लिश में चलता जाएगा। मैं उर्दू में एक एक को कन्वर्ट करता जाऊंगा, जो कि एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है, जो कि सीएसएस लेवल की इंग्लिश होती है। वो वर्ड्स होते हैं, एक एक करके ट्रांसलेट करता हूं। आपको गौर करेंगे तो आपकी इंग्लिश 100% बेहतरीन हो जाएगी। और एक सवाल आप कमेंट करें, अगर आपको कोई चीज चाहिए, किस तरह से आपको स्टूडेंट्स को क्या क्या रुकावट आती है पढ़ाई में, इंग्लिश ग्रामर में, तो वो आप मुझसे शेयर करें कमेंट में। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताना चाहूंगा कि इंग्लिश जो सीएसएस की इंग्लिश होती है, उस इंग्लिश में कौन कौन सी चीजें होती हैं ऐसी जो हमें याद करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी इंग्लिश बेहतरीन हो जाएगी। उसके लिए कमेंट करना, तो उस पर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है, आप यहाँ पर गौर करें, इंग्लिश में चलेगा, मैं उर्दू में एक एक सेंटेंस को कन्वर्ट करता जाता हूँ। टॉपिक पर भी गौर करें, इंग्लिश पर भी गौर करें, और जो पैराग्राफ्स क्या कहना चाहते हैं वो जरूरी समझना है। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी अ की टू गुड गवर्नेंस, इसका मतलब है जिम्मेदारी हर शख्स की, हर इदारे की, अकाउंटेबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है, और गवर्नेंस का मतलब होता है हुकूमत। गुड गवर्नेंस मतलब कि अच्छी हुकूमत कैसे होती है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर इंग्लिश में चलेगा, इंग्लिश पर गौर करें, मैं इसको ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ, एक एक लफ्ज को, एक एक सेंटेंस को। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि अफराद और इदारे अपने अमाल और फैसलों के लिए जवाबदेह हों। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ताकि हुकूमत में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। ठीक है, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि मुल्क के मामलात को बेहतरीन, असरदार और इखलाकी तौर पर चलाया जाए, जिसमें रूल ऑफ लॉ आता है, अवामी शिरकत आती है, और रेस्पॉन्सिवनेस आती है, जैसे उसूलों की पाबंदी की जाती है। जदीद जमहूरी रवायतों में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि इख्तियार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से और अवाम के फायदा में हो। ये एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी, शफाफियत, इंसाफ और अवाम के ट्रस्ट के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था इसका, अकाउंटेबिलिटी की टू गुड गवर्नेंस। अभी हम देखेंगे दूसरे नंबर पर व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज गुड गवर्नेंस। तो ये आपको समझना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी है क्या, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। यहां पर गौर करें, इंग्लिश में चल रहा है, मैं उर्दू में एक एक चीज को ट्रांसलेट करता हूं। व्हाट, दूसरे नंबर पर व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को आमतौर पर 4 अहम किस्मों में तकसीम किया जा सकता है: पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और फाइनेंशियल। अब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ये यकीनी बनाती है कि मुंतखब नुमाइंदे लोगों के सामने जवाबदेह हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, जवाबदेह हो, जैसे कि इलेक्शन के जरिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी ये देखती है कि सिविल सर्वेंट कानून और इख्लाकियात के दायरे में काम करे। ठीक है, लीगल अकाउंटेबिलिटी तमाम अफराद को कानून का पाबंद बनाती है, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी
ये निगरानी करती है कि आवाम के फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम होती है ताकि इख्तियार के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जा सके और आवाम को इदारों पर भरोसा बरकरार रहे। आवाम का इदारों पर जो भरोसा है वो बरकरार रहे। तो तीसरे नंबर पर आता है व्हाट इज गुड गवर्नेंस। तो तीसरे नंबर पर आता है व्हाट इज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है? अच्छी हुकूमत कौन सी होती है? गुड गवर्नेंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम NUDP ने डिफाइन किया है, ठीक है, इसने डिफाइन किया है, कई अहम इंडिकेटर्स पर मुश्तमिल होती है अच्छी गवर्नमेंट। पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस, ओरिएंटेशन, इक्विटी, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ये इंश्योर करती है कि सबसे ज्यादा कमजोर लोगों की आवाज भी डिसीजन मेकिंग में सुनी जाए और इदारे सर्विसेज को इंसाफ के साथ और वक्त पर फराहम करे। गुड गवर्नेंस के बगैर डेमोक्रेटिक सिस्टम भी गैर असरदार और नाइंसाफ बनने का खतरा रखते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, गौर करें, देखिए आपके सामने हर चीज लिखी हुई है, यहां से आप वोके भी निकाल सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है लिंक बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। इन दोनों की लिंक क्या है, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये हमें अभी बात करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, आप देखते रहें। अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस की बैकबोन के तौर पर काम करती है। जब पब्लिक ऑफिशियल्स को पता होता है कि उन्हें अपने अमाल का जवाब देना होगा तो वो ज्यादा ईमानदारी और शफाफियत के साथ काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी करप्शन के चांसेस को कम करती है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाती है और इदारों को मजबूत करती है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन इसका बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, इन कंट्रीज में अकाउंटेबिलिटी मतलब बेहतरीन का तरीके से काम करती है, नॉर्वे और स्वीडन। और ये जो स्वीडन, नॉर्डिक, ये नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज हैं जिसमें आता है स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। फिनलैंड और आइसलैंड मतलब कि उनको शामिल करते हैं। ठीक है, तो आगे चलें, आगे क्या लिखा हुआ है? इसका बेहतरीन मिसाल है जहां स्ट्रांग अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क की वजह से ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक ट्रस्ट और इफेक्टिव गवर्नेंस बहुत हाई लेवल पर है। ठीक है, इन मुल्कों में। तो पांचवें नंबर पर आता है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक सिस्टम। मतलब अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो किस तरह से काम कर रहा है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मुख्तलिफ इदारों और टूल्स अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करते हैं। पाकिस्तान में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जैसा कि नेब, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब कि FIA, पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। ठीक है, ये एक आपको पता है ये चीजें क्या है, नेब, FIA, PAC। और जुडिशरी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मीडिया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी करप्शन को एक्सपोज करने और ट्रांसपेरेंसी का डिमांड करने में मदद देती है।
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जैसे कि ई गवर्नेंस, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, प्लेटफॉर्म्स, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, सिटीजन फीडबैक पोर्टल्स और राइट टू इंफॉर्मेशन RTI लॉस ने सिटीजन के लिए ये आसान बना दिया है कि वो आसान बना दिया है कि वो गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इवेल्युएट कर सके, मतलब कि उसको देख सके, जांच कर सके, निगरानी कर सके। ठीक है, तो सिक्स नंबर पर आता है चैलेंजेस टू अकाउंटेबिलिटी। ये जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी मुश्किलात हमें पेश आती है पाकिस्तान में। तो मैकेनिज्म के मौजूद होने के बावजूद बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कई चैलेंजेस का सामना करती है। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस अक्सर अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन के गैर जानिबदार तौर पर काम करने में रुकावट बना देती है। कई इदारों के पास कैपेसिटी की कमी, इंडिपेंडेंस और रिसोर्सेज की कमी होती है। करप्शन का फैला हुआ कल्चर लोगों को गलत काम की निशानदही करता है, विस्टल ब्लोइंग से रोकता है। विस्टल ब्लोइंग हम उसको बोलते हैं जो गलत काम करने से रोकने वाले, करप्शन या इलीगल कोई एक्टिविटी होती है वो विस्टल ब्लोइंग गलत काम की खबर देता है। ठीक है, इंग्लिश लफ्ज है, आपको याद करना है, से रोकता है। इसके अलावा मोर ओवर लिखा हुआ है, इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस और सिविल एजुकेशन की कमी की वजह से शहरी अफेक्टिव तौर पर अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा नहीं कर पाते। ठीक है, शहरी अफेक्टिवनेस तौर पर अकाउंटेबिलिटी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो 7वें नंबर पर आता है केस स्टडी। अब केस स्टडी को हम एनालिसिस लिखते हैं, वर्ड मीनिंग सेम है। केस स्टडी लिखो या एनालाइज लिखो, मीनिंग सेम है। डिटेल में जायजा लेना, केस स्टडी डिटेल में जायजा लेना। पाकिस्तान अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, मतलब कि पाकिस्तान का जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसका फ्रेमवर्क, मतलब कि उसका जो निज़ाम, जो उसका सिस्टम एक बना हुआ है उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस मिक्स्ड रही है। नेब पर अक्सर तनकीद होती है कि इससे एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बजाय इसके कि ये एक न्यूट्रल वॉच डॉग हो। जुडिशियल एक्टिविज्म ने भी कभी कभी इंसाफ को यकीनी बनाया है, लेकिन इस पर पावर के दरमियान तफरीक, सेपरेशन ऑफ पावर वो होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। इन तीनों बॉडीज को अलग अलग पावर दिया गया है। और अलग अलग पावर क्यों दिया गया है? क्योंकि कोई एक ज्यादा ताकतवर ना बन जाए, इसके लिए अलग अलग इनको पावर दिया गया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के हवाले से डिबेट भी उठती रही है। इसी दौरान मीडिया, सिविल सोसाइटी ने स्कैंडल्स को एक्सपोज करने और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने में सेंट्रल रोल अदा किया है, लेकिन इन्हें भी थ्रेट्स और सेंसरशिप का सामना होता है जो उसकी इफेक्टिवनेस को लिमिट करता है। 8वें नंबर पर आता है द वे फॉरवर्ड, मतलब कि रिफॉर्म्स सॉल्यूशन। द वे फॉरवर्ड रिफॉर्म्स,
अकाउंटेबिलिटी को बेहतरीन बनाने के लिए पाकिस्तान को निज़ामी मतलब के सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी बॉडीज की इंडिपेंडेंस और कैपेसिटी को मजबूत बनाना निहायत ही ज़रूरी है। जुडिशरी रिफॉर्म्स का मरकजी नुक्ता टाइमली और इम्पार्शली जस्टिस होना चाहिए। कमेंट करें तो आपको एक एक वर्ड की मीनिंग अलग लिस्ट बना के दूंगा, कमेंट पर मिलेगी। वो 100, 200, 300, 400, 500 कमेंट्स आएंगे, उसके बाद वो लेक्चर बनाऊंगा। मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इम्पार्शियल जस्टिस होना चाहिए। डिजिटल टूल्स का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि शहरी हिस्सा ले सकें और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे। सबसे अहम बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी का कल्चर प्रमोट किया जाना चाहिए, चाहे पब्लिक एजुकेशन, सिविक एंगेजमेंट और पॉलिटिकल विल मतलब कि सियासतदानों का सियासत का इरादा, पॉलिटिकल विल के जरिए जो कि इंडिपेंडेंट ओवरसाइट को सपोर्ट करे। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी करे, देखभाल करे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कंक्लूजन अभी इसका आप लिख कर मुझे सेंड करें कि इस सारे लेक्चर का कंक्लूजन इंग्लिश में क्या होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।